हेलो दोस्तों, हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आज का वीडियो जो है वो मैंने बनाना चाहा आप लोगों के लिए एक्सेप्टेंस के ऊपर कि आप जो एक डीएफ होती हैं, जो डिवाइन फेमिनाइन या जो भी डिवाइन सोल अपने आप को कहता है, उनको एक्सेप्टेंस में आने का क्या इम्पोर्टेंस है। क्यों बार बार बोलते कि एक्सेप्टेंस में आ जाइए? क्योंकि हुआ ये कि एक जो थे मेरे पास डीएफ, उनका एक दिन अचानक से मैसेज आया कि घर में बहुत ज़्यादा कलेश पड़ा हुआ है, तो मैं क्या करूं। देन आई टोल्ड हर कि वो बेवजह उनकी मदर उनको पोक कर रही थी। देन आई टोल्ड हर जस्ट से सॉरी एंड जो भी चीज़ की उनको शिकायत है वो कह दीजिए कि ओके मैं अब कर लेती हूँ। तो शी सैड कि ये तो मैं हर बार करती हूँ मैम, लेकिन फिर मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट का क्या। ओके तो आई सेड कि अभी के लिए कामनेस लाने के लिए, अभी के लिए जब आपका वो सिचुएशन, बिकॉज वहाँ पे वो चीज़ें फिजिकल तक पहुँचने वाली हो रही थी, तो आई सेड कि अभी के लिए शांति और कामनेस के लिए ज़रूरी है कि आप एक बार के लिए ये स्टेप लो। सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो कहाँ पे उसका एक थिन लाइन है वो हम बाद में सोचेंगे। ओके अभी के लिए आपको जस्ट से सॉरी, ताकि आपको कोई फिज़िकली हर्ट ना कर पाए, क्योंकि बात बढ़ते बढ़ते कई बार बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उनके साथ यही हो रहा था कि उनको फिज़िकल हर्ट तक की नौबत आ रही थी। तो शी वॉज लाइक थ्रेटन्ड। तो तब मुझे ये ख्याल आया कि मैं आप लोगों से इस बारे में बात करूं कि एक्सेप्टेंस जो है वो हमारी लाइफ में कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है। बिकॉज़ जिस चीज़ को हम सेल्फ़ रिस्पेक्ट कहते हैं, तो सेल्फ़ रिस्पेक्ट और ईगो, ये दोनों के बीच में एक इतना थिन लाइन होता है कि हम समझ ही नहीं पाते हैं कि कहाँ पे सेल्फ़ रिस्पेक्ट जो है वो जाते जाते हमारी ईगो में कन्वर्ट हो जाती है। ओके अब यहाँ से बात स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों के घर में सिचुएशंस होती हैं उनके लिए ये वीडियो शायद बहुत काम का होने वाला है, तो ध्यान से सुन लीजिएगा। तो जिन लोगों के घर में ज़्यादा सिचुएशंस रहती हैं, कार्मिक सिचुएशंस, तो यहाँ पे मैं ये कह रही हूँ आपको कि एक्सेप्टेंस में आना आपको पड़ेगा। ओके बिकॉज़ चाहे अवेकनिंग के काफ़ी आगे तक पहुँच के भी समटाइम्स क्या होता है ना, ये चीज़ को अंडरस्टैंड करना या पचा पाना बहुत मुश्किल होता है। बिकॉज़ जब आप के बिहेवियरल चेंजेस होते हैं, ठीक है, आपके बिहेवियर चेंजेस होते हैं, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हो कि सामने वाले में भी बिहेवियर चेंजेस होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको किस स्तर पे एक्सेप्टेंस में आना चाहिए वो वाली चीज़ के लिए आपको बता रही हूँ, ताकि आपके घर में अगर कोई सिचुएशंस होती हैं तो उनको आपको डील करने की क्षमता आपके अंदर विकसित हो सके। ठीक है, अब यहाँ पे कलेश किस चीज़ से पड़ता है? कलेश इस चीज़ से पड़ता है कि जैसे जैसे हम चेंज होते हैं स्पिरिचुअल जर्नी में, वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अदर पीपल कि वो लोग भी जो है अपने अंदर चेंज लाएं। ध्यान से सुनिएगा, अपने अंदर चेंज लेके आएँ, तो ऐसा नहीं होता है। ओके ये चीज़ को एक्सेप्ट करिए कि जो कोई भी आपके साथ किसी भी प्रकार के रिश्ते में आया है, दुनिया में जो भी इंसान, आपकी फैमिली मेम्बर आपके साथ जो भी जिस प्रकार के भी रिश्ते में आया है, ये आप लिख के रख लीजिए। इस फैक्ट को एक्सेप्ट करिए और इसको लिख के रखिए कि कर्म के थ्रू वो पर्सन आपसे जुड़ा है। हर इंसान आपके जीवन में रिश्तों के थ्रू या तो कुछ देने आया है या तो कुछ आपसे लेने आया है। ठीक है, या तो उसका कुछ उधार है आप पे जो उसे चुक्त करना है, और या फिर वो पिछले कुछ आपके पुण्य हैं जिनके रूप में आपको कंपनी देने, आपको प्यार देने, आपको सपोर्ट देने के लिए आपकी लाइफ में आया है। कि ऐसा कैसे होता है कि एक ही माँ के पैदा किए हुए दो बेटे, उनमें से एक बहुत प्यार करने वाला, सपोर्टिव और बड़ा इमोशनल होगा माँ के प्रति, और दूसरा एकदम से नालायक निकल जाएगा। तो ये कर्मों का ही खेल है ना, दोनों को एक ही माँ ने जन्म दिया, एक सी ही परवरिश दी, तो ऐसा क्यों होता है? तो कहीं ना कहीं कर्मों का ही खेल है ना। तो हमको ये समझना होगा कि जो भी हमारे साथ रिश्ते में आया है वो या तो आया है कुछ लेने, या तो आया है कुछ देने। हमारा कुछ अच्छा था वो हमें वापस देने आया है,
और या फिर हमारा कुछ बुरा दिया हुआ था वो हमें लौटाने आया, ठीक है। अच्छे बुरे दोनों ही रूप में वो लेन देन के लिए ही हमारे साथ रिश्ते में आते हैं। और ये बात ख़ास तौर से बिल्कुल करीबी रिश्तों पे ज़्यादा लागू होती है। जितना बड़ा कर्मा होगा जिस बंदे से जुड़ा हुआ, वो उतना ही करीबी रिश्ते में आपके साथ आएगा। तो अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता ये है कि व्हेन यू आर चेंजिंग यू आर एक्सपेक्टिंग ना, कि आप चाहते हैं कि वो भी चेंज हो जाए, ठीक है। तो ऐसा तो कैसे होगा? देखिए, अवेकनिंग होती है, फिर आपको पता है कि डिवाइन आपको किस रूप में देखना चाहते हैं। डिवाइन देखना चाहते हैं आपको बेदाग और बिल्कुल स्वच्छ साफ अपने सुंदर स्वरूप में देखना चाहते हैं ना, आत्म स्वरूप में देखना चाहते हैं। तो आप सोच के देखिए आपको कितना वक्त लग जाता है उस बात को, उस रूप में, उस स्वरूप में खुद को ढालने में, ठीक है। कॉन्शियसली आप जब अपने ऊपर वर्क करते हैं, कॉन्शियसली जानते बूझते हुए जब आप अपने ऊपर वर्क करते हैं, आपको सब कुछ पता है आपको क्या करना है, तो भी आपको इतना वक्त लग जाता है हील होते होते, समझते समझते, अपने आप को बेदाग स्वच्छ स्वरूप में लाते हुए, आत्म स्वरूप में लाते हुए। तो 3D से आप जब 4D एंड 5D में शिफ्ट होते हैं, ऐसा तो नहीं है ना कि अवेकनिंग हुई और आपको पता लगा कि आपका तो ये पर्पज़ है लाइफ का, और एक झटके से एक रात में आपने अपने अंदर सारे परिवर्तन कर लिए। जब आपकी हीलिंग होती है तो वो भी तो कितना स्पाइरल में होती है, घूम घूम के फिर ट्रॉमा आते हैं, फिर ट्रिगर आते हैं, फिर चीज़ सुधरती है, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे में आपको डील करने का तरीका बताती हूँ। डील करने का तरीका सिर्फ और सिर्फ एक ही है, ओके, लेट देम बी। मैंने पहले के वीडियोस में भी बोला है, जो हम कर सकते हैं, वर्क अगर हम कर सकते हैं, चेंज अगर हम कर सकते हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ खुद को, वर्क अगर हम कर सकते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ खुद के ऊपर, हम किसी और को नहीं बदल सकते। एक्सेप्ट द फैक्ट, जो कहा जाता है ना कि आप अच्छा व्यवहार करेंगे तो वो अपने आप बदल जाएंगे, जो घर में भी जनरली माएँ अपनी बेटियों को समझाती हैं, तुम ऐसा करो तो वो अपने आप कैसे नहीं बदलेगा, बदल जाएगा वो पर्सन। जी नहीं, आपका अपना शांत होना, दैट इज़ ओनली इम्पॉर्टेंट, ओके। चेंज आप सिर्फ अपने अंदर कर सकते हो और वर्क आप सिर्फ अपने ऊपर कर सकते हो। आप किसी और के ऊपर वर्क नहीं कर सकते, आप किसी और की जर्नी को नहीं जी सकते, ठीक है। आप किसी और की जर्नी को गाइड भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे पहली बात तो उनसे ये एक्सेप्ट, मैं कुछ पॉइंट्स दे रही हूँ आप लोगों को। पहली बात तो उनसे ये एक्सपेक्ट करना बंद कर दीजिए कि वो आपको समझेंगे, ठीक है। अगर उनमें समझने की जिस दिन क्षमता आ जाएगी, जिस दिन स्पिरिचुअल जर्नी को या स्पिरिचुअल आपके नॉलेज को सेम लेवल पे आके समझने की उनमें क्षमता आ जाएगी, उस दिन तो वो खुद आप फिर तो कोई क्लेश ही नहीं रहेगा, क्योंकि वो तो खुद जो है एक इवोल्यूशन के लेवल पे आ जाएंगे ना। तो ये एक्सपेक्ट करना बंद कर दीजिए, उनकी सोल की अपनी जर्नी है, उनको जब इवॉल्व होना है वो तभी होंगे, ठीक है। यू कांट मेक एनीवन और फोर्स एनीवन टू इवॉल्व। आप किसी को व्यवहार अपना चेंज करने के लिए ना बोल सकते हैं, ना फोर्स कर सकते हैं, ना उम्मीद कर सकते हैं। जस्ट एक्सेप्ट द फैक्ट कि जो जैसे हैं वो वैसे हैं। सेकेंड थिंग, ओनली फोकस ऑन योर सेल्फ, ठीक है। जब तक बात फिज़िकल हर्ट की नहीं आती है, जब तक बात आपको फिज़िकली अब्यूज़ की नहीं आती है, तब तक के लिए कॉर्नर कर, बिल्कुल साइड में कर दीजिए अपनी ईगो को, बिल्कुल अपनी ईगो को साइड में कर दीजिए, ठीक है। और अपने आप को ये बात समझा लीजिए कि जो ये इंसान बोल रहा है ये इसकी आत्मा के संस्कार हैं, ये इंसान नहीं बोल रहा है, ये किसी इंटेंशन के साथ नहीं बोल रहा है, ये वही बोल रहा है जो इसने अपनी जन्मों की यात्रा में सीखा है या ग्रहण किया है। तो एक्सेप्ट द फैक्ट दैट ये इस आत्मा के संस्कार हैं, और उस आत्मा के संस्कारों के लेवल पे आपको नहीं उतरना है, ठीक है। आपको अपने संस्कारों के अपनी ग्रहणशीलता के अकॉर्डिंग आपको
जो है, जो कुछ आपने ग्रहण किया है उसके अकॉर्डिंग आपको बिहेव करना है, वो चाहे आपके साथ जैसा भी बिहेव करें। थर्ड थिंग, आपको स्टैंड लेना, ठीक है, और इन्वॉल्व होना है। इन दो चीज़ों में फ़र्क पता होना चाहिए। स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी होता है, स्टैंड लेना चाहिए, इन्वॉल्व नहीं होना है, इंगेज नहीं होना है। अब इन दो चीज़ों में क्या फ़र्क है? स्टैंड लेना है, कोई बात चल रही है, आपने अपना पॉइंट बोला, दैट्स इट, बस वो बात वहीं ख़त्म। आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया, अपने स्टैंड पॉइंट से बात समझा दी, और उसके बाद जस्ट लीव द प्लेस, फिज़िकली वहाँ से लेफ़्ट कर जाइए, मूव कर जाइए, ठीक है। वहाँ पे आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने पहले के वीडियोस में भी बोला है कि कार्मिक्स के साथ जितनी हो सके फ़िज़िकल स्पेस कम शेयर किया करिए। अगर मतलब आपको ये नहीं है कि आपको उनको इग्नोर करना है या कुछ कह के वहाँ से निकलना है या लड़ झगड़ के निकलना है या उनको नीचा दिखा के निकलना है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं बैठूंगी इस रूम में। आपको जस्ट किसी और काम का बहाना करना है और वो जगह से निकल जाना है। सबसे बेहतरीन तरीका होता है बचने का, ठीक है। किसी भी सिचुएशन को अगर बहुत ज़्यादा वो आके आपसे भिड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस चीज़ से आपको अगर बचना है, छूटना है, तो उसका सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि उनके साथ फ़िज़िकल स्पेस प्लीज़ कभी शेयर मत करिए। ख़ास तौर से उन लोगों के साथ जो फ़िज़िकल हो जाते हैं, मारपीट पे उतर आते हैं, उन लोगों के साथ, उनके साथ तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैं शायद आपको हेल्प कर सकें, ठीक है। एंड फोर्थ चीज़ जो है, फोर्थ या फिफ्थ पॉइंट है, आई डोंट रिमेम्बर एक्चुअली, तो फोर्थ है शायद। तो सबसे बड़ी बात ये है कि एनर्जेटिकली उनसे कट ऑफ करके रखिए, ठीक है। एनर्जेटिकली आपको उनसे बिल्कुल कट ऑफ करके रखना है। देखिए, एक पर्सन आपको कितनी देर परेशान कर सकता है, इंटेंशनली भी अगर वो करना चाहेगा परेशान, तो वो क्या होता है, क्या चाहते हैं वो आपसे? वो, देखिए, यू आर एन एम्पैथ ना, आप एम्पैथिक सोल हैं, तो आपके पास वो एनर्जी है जो उनको नेगेटिव या पॉजिटिव किसी भी रूप में चाहिए। उनको आपका रिएक्शन नेगेटिव या पॉजिटिव किसी भी रूप में चाहिए। समटाइम इसीलिए ऐसा होता है, समटाइम दे विल प्ले विक्टिम, ताकि वो आपकी पॉजिटिव एनर्जी ले सकें, आपसे कुछ पॉजिटिव, आप उनको लव शो करें, आप उनको पॉजिटिविटी शो करें जो आपके अंदर है, उनको उससे अच्छा लगता है। एंड अगर इससे बात नहीं बनती है तो फिर वो आपको छेड़ते हैं, ताकि आप उनको जैसे वो आपकी तरफ नेगेटिव एनर्जी थ्रो कर रहे हैं, तो आप भी बदले में उनकी साइड नेगेटिव एनर्जी थ्रो करो और आप उन्हीं के लेवल पे आ जाओ। और ये चीज़ उनको बहुत खुशी देती है कि आप अपने जो लेवल है उससे नीचे आ गए, आपने भी रिएक्ट किया, और उनके पास अब एक पॉइंट है 10 जगह जाके बताने के लिए और विक्टिम प्ले करने के लिए कि इसने मुझे ऐसा बोला, इसने ऐसा बोला, इसने ऐसा किया। तो क्यों ऐसी चीज़ में पड़ना है, क्यों ऐसी चीज़ में? इसलिए बोलती हूँ कि एनर्जेटिकली कट ऑफ करके रखिए। एनर्जी नहीं देनी है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, एब्सोल्युटली नो कम्युनिकेशन, ओके। बिल्कुल आपको नो कम्युनिकेशन में चल जाना चाहिए इस टाइप के लोगों के साथ। अगर घर में रहने की मजबूरी है, यू जस्ट डू देयर वर्क, उनका जो भी काम है वो कर दीजिए, ओके। एंड देन यू कीप मेंटेन योर डिस्टेंस, ओके। डिस्टेंस मेंटेन रखने की कोशिश करिए, और जितनी कम एनर्जी देंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि आपको सोल पर्पस में लगना है, तो ये एनर्जी वैम्पायर्स जो होते हैं वो यही नहीं चाहते कि आप अपने सोल पर्पस में लग पाएँ, आगे चल के आप ग्रो कर पाएँ, क्योंकि उनको पता है, जब देखिए, आपका इवोल्यूशन आपसे ज़्यादा उनको दिखाई देता है। इफ़ योर सोल इज़ ग्रोइंग, देन
दे विल ऑल्सो नोटिस इट। आपकी सोल की जो ग्रोथ है वो नोटिस करते हैं। जो आपके अंदर इनर स्ट्रेंथ बिल्डअप होगी, इनर वर्क से जो आपके अंदर शांति आती है, जो आपके अंदर जो भी जिस टाइप की भी ग्रोथ होती है, दे कैन ऑल्सो दे आर ऑल्सो कैपेबल ऑफ नोटिसिंग दैट ना। तो वो नोटिस करते हैं सब कुछ, और उसी को भंग करना, उसी को ख़राब करना उनका इंटेंशन होता है। तो आपने उनका इंटेंशन क्यों फुलफिल करना है? ओके, अगर वो रिएक्शन चाहते हैं, एब्सोल्युटली नो रिएक्शन, इट्स ओके, लेट देम बी, उनको जैसा है वैसा रहने दो, ठीक है। तो ये है आपको कार्मिक से निपटने के लिए एक्सेप्टेंस में आने की क्यों ज़रूरत होती है, बजाय रिएक्शन के, बजाय किसी टाइप के नैगिंग के या उनके साथ उलझने के। आप जस्ट एक्सेप्टेंस में आइए कि ये आपके कार्मिक रिलेशंस हैं, ये कर्मा के थ्रू जुड़े हुए हैं। जब तक जिसका जितना बनता है वो तो वो लेगा ही सही, ठीक है। तो फिर क्यों ना वो ही चीज़ हम हंसते हंसते दे दें। वो कर्जा जो है, देखिए, एक बैंक का लोन है, आपको चुकाना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल आपको चुकाना पड़ेगा ना। बैंक आपसे आपको परेशान करके भी पैसा ले सकता है, ठीक है। आपको बैंकरप्ट करके, आपका बुरा हाल करके आपसे पैसे ले सकता है, वसूल कर सकता है। और एक होता है कि आप हंसते हंसते ईएमआई देते रहते हैं, ठीक है। तो इनको ऐसे ही समझिए, दीज आर जस्ट लोन। ये लोन है जिसकी ईएमआई भरनी है, हंस के भी भरेंगे, रो के भी भरेंगे, तो क्यों ना हंस हंस के भरी जाए, ठीक है दोस्तों। इसी नोट पे बात ख़त्म करती हूँ। थैंक यू सो मच, बाय।